अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे शेड्यूल टेस्ट हो रहे हैं, तो लास्ट टाइम जो है हमने लास्ट लेक्चर में टेस्ट नंबर 2 डिस्कस किया था। तो आज हम जो है 10th क्लास इंग्लिश का टेस्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इसमें जो है यूनिट नंबर 6 शामिल है आपका टेलीविज़न वर्सेस न्यूज़पेपर। इसमें आपको फुल चैप्टर करवाया गया है, जिसकी आपने फुल ट्रांसलेशन तैयार करनी है बहुत अच्छे से। उसके बाद ग्लोसरी बहुत अच्छे से करनी है, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि चैप्टर की ग्लोसरी में बुक पे जो है हर वर्ड का एक सिंगल मीनिंग दिया गया है, यानी कि सिर्फ एक मीनिंग दिया गया है। लेकिन सनशाइन में जो है 4 to 5 या फिर 5 to 6 इसके मीनिंग है, तो आपने सारे तैयार करने हैं। कोई भी आ सकता है, ठीक है, कोई भी मीनिंग वो पूछ सकता है पेपर में, आपने सारे तैयार करने हैं। उसके बाद है वोकैबुलरी में हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए, गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एज यूज्ड इन द लेसन। ये आपको करवाए गए हैं, ये आपने करने हैं अच्छे से तैयार। उसके बाद है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, रीडिंग कम्प्रीहेंशन पैसेजेस के नीचे क्वेश्चन नंबर ए है हमारे पास, ये आपने अच्छे से तैयार करने हैं। फिर नेक्स्ट पेज नंबर 72 पे क्वेश्चन नंबर सी है हमारे पास, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं, तो आपने सारे अच्छे से तैयार करने हैं। इसके बाद ग्रामर पोर्शन में हमारे पास आ जाता है मॉडल वर्ब्स, पुट अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब इनटू द गैप्स। ये इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज आपको करवाई गई है, ये आपने अच्छे से तैयार करनी है। इसमें से पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। फिर एक्टिव वाइज पैसिव वाइज हैं, पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव वाइज। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमने पुट करनी है, ये पार्ट भी आपने बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड भी ज़रूर क्वेश्चन आता है हमारे ग्रामर पोर्शन में, ऑब्जेक्टिव में, तो ये पार्ट भी आपको करवाया गया है। अब फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, आपको पता है कि कंडीशनल सेंटेंसेस में जो है हमारे पास दो जो है वो क्लास मौजूद होती हैं, यानी कि वो सेंटेंस जो दो क्लास पे मुश्तमिल होता है फर्स्ट कंडीशन में। एक इफ़ क्लॉज है हमारे पास, दूसरी मेन क्लॉज, ठीक है। इफ़ क्लॉज में अब फर्स्ट कंडीशनल की क्या कंडीशन है कि इफ़ क्लॉज में हमारे पास जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है और मेन क्लॉज में फ्यूचर सिंपल टेंस। आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए, यानी कि जब आपको ये पता होगा कि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में जो है इफ़ क्लॉज में हमारे पास प्रेजेंट सिंपल आता है और मेन क्लॉज में हमारे पास फ्यूचर सिंपल आता है, तो आपको वो खुद ही पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। जब ये दोनों कंडीशंस पूरी हो रही होंगी, यानी कि जब इफ़ क्लॉज में हमारे पास प्रेजेंट सिंपल आ जाए, मेन क्लॉज में हमारे पास फ्यूचर सिंपल आए, तब वो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस होता है। जैसे मैंने लिखा है इफ़ ही वर्क्स हार्ड, इफ़ ही वर्क्स हार्ड प्रेजेंट सिंपल है, ही विल पास द एग्ज़ाम फ्यूचर सिंपल। यानी कि जब हमारे पास इफ़ क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल हो और मेन क्लॉज में फ्यूचर सिंपल हो, तो वो सेंटेंस हमारा फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस होता है। इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज आपकी बुक पे दी गई है, ये सारी आपको करवाई गई है, आपने सारी बहुत अच्छे से करनी है तैयार। इसमें से पेपर में बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास समरी आ जाती है, ट्राई अगेन, ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे फिर कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है समरी ट्राई अगेन, फर्स्ट टेस्ट में भी थी, फिर से रिपीट हो रही है, बहुत अच्छे से तैयार करनी है। फिर ऐसे है हॉकी मैच या ट्रू मुस्लिम, विद कोटेशंस करवाए गए हैं, आपने बहुत अच्छे से तैयार करने हैं और विद कोटेशंस ही राइट करनी है, ठीक है। उसके बाद पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, पेयर ऑफ वर्ड है 22, 24, 27, 28, 30, 32 एंड 34, सारे अच्छे से तैयार करने हैं आपने। ट्रांसलेशन पैसेजेस में, यानी कि जो उर्दू पैसेज दिया जाता है, आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, ठीक है। ट्रांसलेशन पैसेजेस हैं, ट्रांसलेट उर्दू टू इंग्लिश, ठीक है। ये पैसेज नंबर 16, 19 और 23 आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। फिर आ जाता है हमारे पास टेंसेस। टेंसेस में हमारे पास फ्यूचर टेंस है, तो आपको पता है कि इसमें से चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है पेज नंबर
क्रिएटिव 1 पे है फ्यूचर टेंस, जो कि मैंने पेज नंबर राइट कर दिया, बहुत अच्छे से तैयार करने आए। उसके बाद है हमारे पास नरेशन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आएंगे। टेस्ट नंबर 3 में आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आएंगे, क्योंकि बच्चे कहीं आप लोग भूल ना गए हों या फिर कोई प्रॉब्लम ना पेश आ रही हो आपको, तो इसको के रूल्स थोड़े से फिर से डिस्कस कर लेते हैं। वैसे नरेशन के रूल्स आपको पता हैं, सारे वही रूल्स अप्लाई होने हैं, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजिंग हो जाती है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। तो जब हमने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को देखना है, हमें पता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जो है वो 3 काम हो रहे होते हैं। एक, ऑर्डर किया जा रहा होता है, दूसरा रिक्वेस्ट की जा रही होती है, और तीसरा जो है एडवाइस किया जा रहा होता है, ठीक है। और सेंटेंस को रीड आउट करके पता चल जाता है कि आया इस टेंस में क्या किया जा रहा है, किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, या फिर एडवाइस किया जा रहा है। अगर सेंटेंस में जो है किसी को ऑर्डर दिया जा रहा हो, जैसे कि मैंने लिखा है, ही सेड टू हिज सर्वेंट पॉलिश माई शूज़। अब सर्वेंट है लिखा, तो सर्वेंट को तो हमेशा ऑर्डर ही किया जाता है। देखिए रीड आउट करके ही पता चल रहा है कि ऑर्डर किया जा रहा है, तो मैं हमारा बाहर वाला वर्ब जो है वो ऑर्डर में चेंज हो जाना है, ठीक है। इंडायरेक्ट नेशन में बाहर वाला वर्ब, फिर चूँकि सेंटेंस में ऑर्डर किया जा रहा है, बाहर वाला वर्ब जो है वो ऑर्डर में चेंज हो जाएगा। इसमें कोमास को हटा के टू लगाते हैं, ठीक है। अगर सेंटेंस में एडवाइस किया जा रहा हो तो बाहर वाला वर्ब एडवाइस्ड में चेंज हो जाएगा। अगर रिक्वेस्ट की जा रही होगी तो बाहर वाला वर्ब रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा। और कोमास को हटा के दैट लगाते हैं। हमें पता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जो है, यानी कि हुक्मिया जुमले जो हैं, इनमें कोमास को हटा के टू लगाया जाता है। लेकिन वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिनमें जो है कोई तजवीज़ पेश की जा रही हो, यानी कि कुछ जस्ट किया जा रहा हो, तब जो है कोमास को हटा के दैट लगता है। ये भी आपको बताया गया है, फिर से रिपीट करी हूँ, याद रखना है आपने कि वैसे तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में कोमास को हटा के टू लगता है, लेकिन वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें कोई तजवीज़ पेश की जा रही होती है तो वहाँ पे कोमास को हटा के दैट लगता है। देखिए अब मैंने ये लिखा है, ही सेड टू हिज सर्वेंट पॉलिश माई शूज़, तो बाहर वाला ऑर्डर किया जा रहा है, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, बाहर वाला वर्ब ऑर्डर में चेंज हो गया, कोमास को हटा के टू, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट पॉलिश हिज शूज़, ठीक है। हमें पता है कोमास के अंदर वाला फर्स्ट पर्सन बाहर के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और अंदर वाला सेकंड पर्सन बाहर के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो अंदर सेकंड पर्सन आ जाए, और बाहर ऑब्जेक्ट ना हो तो ऑब्जेक्ट सपोज कर लिया जाता है, ठीक है। और थर्ड पर्सन नेवर चेंज, पता है आपको, ठीक है। ये चेंज हो गया। अब जैसा कि मैंने आपने ये भी याद रखना है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में वो सेंटेंस जो इन्वर्टेड कोमास में डू नॉट से स्टार्ट होते हैं, याद रखना है आपने, वो सेंटेंस अगर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमारा इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाला पार्ट डू नॉट से स्टार्ट हो रहा हो, तो वो इंडायरेक्ट नेशन में नोट टू में, डू नॉट जो है इंडायरेक्ट नेशन में नोट टू में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में अगर इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाला पार्ट हमारा डू नॉट से स्टार्ट हो तो इंडायरेक्ट नेशन में वो नोट टू में चेंज हो जाता है। जैसे कि मैंने लिखा है, ही सेड टू मी डू नॉट सिट हेयर, डू नॉट सिट हेयर, ठीक है। तो इंडायरेक्ट नेशन में मना किया जा रहा है ना उसको किसी बात से, तो यहाँ पे ऑर्डर के वे में भी मना किया जा सकता है, या फिर रिक्वेस्ट के वे में भी मना किया जा सकता है। तो अगर आप यहाँ पे मैंने ऑर्डर राइट किया है, ही ऑर्डर्ड मी, ठीक है। आप रिक्वेस्टेड भी लिखेंगे तो ठीक हो जाएगा आपका सेंटेंस, यानी कि ऑर्डर्ड और रिक्वेस्टेड दोनों लिख सकते हैं। ही ऑर्डर्ड मी, डू नॉट को जैसे कि मैंने बताया नोट टू में चेंज हो जाना है। डू नॉट की जगह पे जब नोट टू लगा दें तो कोमास को हटा के जो टू राइट किया जाता है वो नहीं लगता, याद रखना है हमने।
जब हम डू नॉट को नॉट टू में चेंज करते हैं तो कोमास को हटा के जो टू राइट किया जाता है वो नहीं राइट होता, ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू राइट होता है, ठीक है। सिट, हेयर को देयर में स्पेसिफिक वर्ड्स की चेंजिंग आपको करवाई गई है। हेयर देयर में चेंज हो रहा है, देयर आ गया। ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू सिट देयर, ठीक है। इसका एक और रूल भी है, जैसे हमें पता है, देखें, ही सेड टू मी डू नॉट सिट देयर, मना किया जा रहा है ना किसी चीज़ से, वहाँ बैठने से मना किया जा रहा है। जब मना किया जा रहा है तो मना करने के लिए फॉरवर्ड का वर्ड भी यूज़ होता है, इसका मतलब भी होता है मना करना, ठीक है। लेकिन आपने ये याद रखना है, जब हम फॉरवर्ड यूज़ करेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद ऑर्डर या फिर रिक्वेस्टेड वगैरह का वर्ड नहीं आएगा, ही फॉरवर्ड आ जाएगा, यानी कि मना किया जा रहा है। और जब फॉरवर्ड का वर्ड यूज़ करेंगे हम तो उसका मतलब मना करना ही होता है ना, तब नॉट टू नहीं लगाएंगे, तब हो जाएगा ही फॉरवर्ड मी, फिर कोमास को हटा के जो टू लगता है वो लगेगा सिट देयर, ठीक है। अगर आपने डू नॉट को नॉट टू में चेंज करना है तब आप, यानी कि फर्स्ट वाला रूल आपने फॉलो करना है, तो कोमास को हटा के टू नहीं लगेगा, डू नॉट नॉट टू में चेंज हो जाएगा, बाकी चेंजिंग वैसे ही होनी है, ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू सिट देयर। और अगर आप फॉरवर्ड का वर्ड यूज़ करती हैं तब जो है नॉट टू नहीं यूज़ होगा, बल्कि ही फॉरवर्ड मी, कोमास को हटा के जो टू लगता है वो टू आ गया और सिट देयर, क्लियर है। फिर एक और, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जो है जहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा हो, यानी कि कोई तजवीज़ पेश की जा रही हो, उन सेंटेंसेस में जो है कोमास को हटा के दैट लगाते हैं, ठीक है। जब तजवीज़ पेश की जा रही है ना, तो हमारा जब तजवीज़ पेश की जा रही होगी, जैसे मैंने लिखा है, ही सेड टू देम लेट अस नॉट डिसीव आवरसेल्व्स, या फिर बच्चों की आसानी के लिए मैं ये भी कह सकती हूँ जहाँ पे लेट के साथ अस का वर्ड आ जाए, ठीक है। बच्चे का उनको समटाइम जो है वो कन्फ्यूजन हो रही होती है कि कैसे कुछ सजेस्ट किया जा रहा है, तो आपने याद रखना है कि जहाँ पे लेट के साथ अस का वर्ड आ जाएगा ना, जब लेट के साथ अस का वर्ड आ जाएगा, बाहर वाला वर्ब जो है हमारा वो सजेस्टेड में चेंज होगा। सजेस्टेड में भी कर सकते हैं, प्रपोज में भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सजेस्टेड राइट किया, आप प्रपोज भी राइट कर सकते हो, प्रपोज और सजेस्टेड में दोनों में से कोई भी राइट कर सकते हैं। शी सजेस्टेड, फिर जैसा कि मैंने पहले भी बताया है अपने लेक्चर में कि जहाँ पे कोई तजवीज़ पेश की जा रही हो, कोई तजवीज़ दी जा रही हो, वहाँ पे कोमास को हटा के दैट लगता है, ठीक है। तब जो है, वैसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में कोमास को हटा के टू का यूज़ होता है, लेकिन जहाँ पे तजवीज़ पेश की जा रही होगी वहाँ पे कोमास को हटा के दैट लगाएंगे, ठीक है। या फिर ये याद रखें कि जहाँ पे लेट के साथ अस आ जाएगा ना, उस सेंटेंस में हमने कोमास को हटा के दैट लगाना है, आपके लिए इजी हो जाएगा, ये बात याद रखना, ठीक है। एक तो सजेस्टेड का वर्ड आएगा, हमारा बाहर वाला वर्ब सजेस्टेड या प्रपोज भी चेंज हो जाएगा, दूसरा कोमास को हटा के दैट लगेगा, तीसरा इसमें शुड की एडिशन होती है फिर, ठीक है। तीसरा इसमें शुड की एडिशन होती है, बाकी सारी वही चेंजिंग जो आपको करवाई गई हैं। आपको पता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, पास्ट कॉन्टीन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट में चेंज होते हैं। और जो है विल, शैल, वुड में, मे, माइट में, कैन, कुड में चेंज होता है। स्पेसिफिक वर्ड्स की चेंजिंग आपको पता है वो सारी वैसे ही करनी है, लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस में ये जो एक दो चीज़ें मैंने रिपीट की हैं ये आपने याद रखनी है कि कैसे कहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, लेट वाले इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के वो सेंटेंस जिसमें कोई तजवीज़ पेश की जा रही हो, यानी कि आप अपनी आसानी के लिए ये भी याद रख सकते हैं, जहाँ पे लेट के साथ अस का वर्ड आ जाएगा वहाँ पे बाहर वाला वर्ब हमारा सजेस्टिव या प्रपोज में चेंज होना है, कोमास को हटा के हमने दैट लगाना है, उसमें सेंटेंस में शुड की एडिशन होनी है, ठीक है। ही सेड टू देम लेट अस नॉट डिसीव आवरसेल्व्स, तो चेंज हो गया, शी सजेस्टेड दैट, कोमास को हटा के दैट आ गया, दे शुड नॉट डिसीव देमसेल्व्स, आवरसेल्व्स देमसेल्व्स भी चेंज हो गया। तो
शी प्रपोज दैट भी आप लिख सकती हैं, ठीक है। शी प्रपोज दैट दे शुड नॉट डिसीव देमसेल्व्स, क्लियर है। फिर लेट वाले इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में वो सेंटेंस, लेट वाले वो सेंटेंस जिसमें जस्ट ऑर्डर वगैरह किया जा रहा होगा, रिक्वेस्ट वगैरह की जा रही है वगैरह की जा रही होगी, उस पर वही इम्पेरेटिव के रूल्स हमने फॉलो करने हैं, यानी कि कॉमास को हटा के टू ही लगेगा हमारा। यानी कि ये भी देखें लेट आ रहा है, यहाँ लेट आ रहा है, लेकिन जहाँ पे मैंने पहले भी बोला है तजवीज़ की जा रही होगी, वो सेंटेंस जहाँ पे तजवीज़ की जा रही है उसमें हमने कॉमास को उठा के दैट लगाना है और शुड की एडिशन करनी है, और बाहर वाला वर्ब हमारा सजेस्टेड में चेंज होगा। लेकिन वो लेट वाले सेंटेंसेस जिसमें ऑर्डर किया जा रहा होगा, रिक्वेस्ट या एडवाइस की जा रही होगी, तो उसको हमने वैसे ही जो इम्पेरेटिव के रूल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना है। द टीचर सेड लेट हिम कम इन, तो चेंज हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड टू लेट हिम कम इन, ठीक है। यहाँ पे मी भी आप राइट कर सकते हैं, ठीक है, बाहिर हमारे पास नहीं है। अगर आप मी भी राइट कर दोगे तब भी आपका सेंटेंस ठीक होगा, नहीं राइट करोगे तब भी ठीक होगा, ये ऑप्शनल है। द टीचर सेड लेट हिम कम इन, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू लेट हिम कम इन लिखती हैं तब भी ठीक है। द टीचर ऑर्डर्ड टू लेट हिम कम इन लिखते हैं तब भी ठीक है, क्लियर है। ये सारे रूल्स आपने नरेशन के याद रखने हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आएंगे आपको पेपर में, आपने याद रखना है। सारे रूल्स मैंने रिपीट किए हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के, तो बराए मेहरबानी रिक्वेस्ट है आपसे कि सारे रूल्स को माइंड में रखते हुए आपने इम्पेरेटिव सेंटेंस के जो भी सेंटेंस आएंगे आपको सर टेस्ट में, आपने इन रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए उनको चेंज करना है ताकि आपकी नरेशन बिल्कुल ठीक हो। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर द टेस्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी आपसे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।